टेक्स्ट डाटा शो कर लिया और साथ में ये भी एक कंसेप्ट सीख लिया कि ओवरराइडिंग क्या होती है। अगर एक वेरिएबल के नाम को आपने ऊपर यूज किया है, उसी नाम को दोबारा यूज करके कोई डाटा डाल दोगे तो उससे क्या होगा, वेरिएबल ओवरराइड हो जाएगा। ओवरराइड मतलब उसकी जो पुरानी वैल्यू है वो खत्म हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी और नई वैल्यू उसके अंदर आ जाएगी जो दोबारा आपने उसके अंदर डिफाइन किया है। अच्छा, ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वेरिएबल का नाम ही वेरी करने वाली चीज, चेंज होने वाली चीज, तो वेरिएबल चेंज हो सकते हैं, इसलिए ऐसा हुआ है। अच्छा, अभी किसी ने क्वेश्चन किया था कि अगर हम ऐसा कर रहे हैं एरर क्यों नहीं आया? अच्छा, लॉजिकली एरर आना चाहिए, लेकिन चूंकि टाइपस्क्रिप्ट जो है ना वो टाइप्ड लैंग्वेज नहीं है, मीन कि इसमें ये इस चीज की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाती है कि अगर किसी वेरिएबल के अंदर पहले कोई और डाटा सेव था, अब उसमें आप कोई और सेव करेंगे तो मैं एरर थ्रो करूंगी। ये थोड़ा डायनामिक टाइप वेरिएबल है। मतलब अगर आपने देखा होगा बाकी लैंग्वेजेस में हम ये डिफाइन करते हैं कि ये किस टाइप का डाटा है, लाइक इंट टाइप का डाटा है, ऐसे ही है। अच्छा, यहाँ पे हम ऐसा कुछ नहीं डिफाइन कर रहे हैं। इवन टाइपस्क्रिप्ट में हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे कि ये नंबर टाइप का डाटा है या स्ट्रिंग टाइप का डाटा है, ऐसे। इसमें हम चूंकि कुछ भी डिफाइन नहीं कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ये किसी भी टाइप के डाटा को सपोर्ट करने के लिए तैयार है, और इसमें कोई भी डाटा टाइप आ सकती है और इसको चेंज भी किया जा सकता है। लाइक अगर आप पहले इसमें टेक्स्ट सेव है, इसमें बूलियन सेव है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो वेरिएबल है वो टाइप्ड वेरिएबल नहीं है, वो स्ट्रिक्टली टाइप्ड वेरिएबल नहीं है, उसके अंदर किसी भी टाइप का डाटा सेव हो सकता है। उसकी ये इसको मना नहीं करता टाइपस्क्रिप्ट, लेकिन टाइपस्क्रिप्ट की भी अब नए वर्जन के अंदर टाइपिंग आना शुरू हो गई है। कुछ जो नई लाइब्रेरीज हैं उसके अंदर हम वेरिएबल बनाते हुए टाइप डिफाइन कर सकते हैं। वो एडवांस टाइपस्क्रिप्ट के एडवांस पाइथन के अंदर आता है कि जो पाइथन के अंदर पहले तो चूंकि कोई ऐसी टाइप वगैरह का सिंटैक्स नहीं था, लेकिन अब पाइथन में भी टाइप डिफाइन की जा सकती है। वो हम आगे जाके अगले थोड़े से यूज टू हो जाए पाइथन के साथ। अभी हम मतलब जो पुरानी पाइथन है जो आपको अक्सर प्रोजेक्ट्स में यही नजर आएगी, लेकिन स्टिल मैं चाहूंगा कि हम पाइथन के वेरिएबल डिफाइन करते हुए भी टाइप का इस्तेमाल करें। सही है, तो उसके अंदर भी टाइप डिफाइन करने की कैपेबिलिटी आ चुकी है। सही है, ये यूज कर रहे हैं लोग। जो नई मॉडर्न लाइब्रेरीज बन रही हैं उनमें आपको टाइप नजर आएगी पाइथन के अंदर भी, लेकिन अभी तक मोस्टली जो प्रोजेक्ट आपको नजर आएंगे या चैट जीपीटी आप इस्तेमाल करोगे वो विदाउट टाइप, जिस तरह मैं कोड कर रहा हूँ ऐसे ही है। और इसमें मसला क्या है कि एक टाइप के वेरिएबल के अंदर हम किसी दूसरी टाइप का डाटा ओवरराइड कर सकते हैं, और एक टाइप की वैल्यू को, एक वेरिएबल को भी ओवरराइड किया जा सकता है, और उसमें कोई भी आपको एरर आने के चांसेस नहीं है या कोई भी एरर आपको थ्रो नहीं करेगी। ऐसा हम टाइप्ड वेरिएबल में जाना इसलिए भी चाहते हैं कि इसमें एरर आने के चांसेस ज्यादा हैं। लाइक आप कोई बिल कैलकुलेट कर रहे हो या आप कोई सैलरी कैलकुलेट कर रहे हो, उसमें थोड़ी सी गलती आपका बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। ऐसे ही है ना, आपने आपका कोई नंबर ही है लेकिन वो स्ट्रिंग में आ गया, ये एक नंबर है ये स्ट्रिंग में आ गया। इसी तरह टेक्स्ट डाटा ये भी एक स्ट्रिंग में आ गया, मे बी 100 है और ये भी 200 है। अब अगर मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, मे बी टेक्स्ट 5, मे बी ओनली टेक्स्ट, और उसमें मैं आता हूँ टेक्स्ट 1 प्लस टेक्स्ट डाटा ओनली। इससे क्या होगा, ये दोनों वेरिएबल सम होंगे। अच्छा, हमारे केस में आंसर क्या आना चाहिए? अगर हम मैथमेटिकली सोचें तो 300 आना चाहिए, लेकिन आंसर क्या आएगा? ये कनकैट हो जाएंगे, ये दोनों नंबर लाइक 100 एंड 200 मिलके एक नंबर बनाएंगे जो बनेगा ये, एक ही लाइन में शो हो जाएंगे। अब आप देखो कि अगर हम कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं और उसमें हमें कोई टाइप का ऐसा मसला आ गया है
कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये कोई नंबर टाइप का डाटा होगा और उसको हमने ऐसे सम कर दिया, लेकिन वो क्या टाइप का डाटा था, स्ट्रिंग टाइप का डाटा था, तो वो सम होने के बजाय क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा, कनकैट हो जाएगा, तो उससे एक नया बग जनरेट हो सकता है। और वो ऐसा बग है, और ये भी एक नंबर ही है 100 एंड 200, लेकिन ये कितनी वैल्यू चेंज हो गई, जिधर 300 वैल्यू बन रही थी उधर अब लाखों में वैल्यू चली गई। तो एक गलती बहुत बड़ा मसला पैदा कर सकती है। तो इसलिए हमेशा लोग टाइप्ड में जाना चाहते हैं कि अगर मैं कोई डाटा टाइप नंबर सेव कर रहा हूं, सही है, अब इसी डाटा के इसी वेरिएबल के अंदर कभी भी मैं कोई नंबर सेव करने की कोशिश करूंगा, अगर मैंने इसमें स्ट्रिंग सेव की है तो वो मुझे सेव नहीं करने देगा। इसको हम टाइप्ड वेरिएबल बोलते हैं। वो एरर थ्रो करेगा मुझे कि ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर एक वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का है, आप उसमें नंबर डाटा टाइप का डाटा सेव नहीं कर सकते। अगर एक वेरिएबल नंबर डाटा टाइप का है, आप उसमें स्ट्रिंग टाइप का डाटा सेव नहीं कर सकते। ये रिस्ट्रिक्शन है। किसकी तरफ से रिस्ट्रिक्शन है? टाइप की तरफ से। अगर कोई लैंग्वेज स्ट्रिक्टली टाइप्ड होगी, क्योंकि ये लैंग्वेज स्ट्रिक्टली टाइप्ड नहीं है जो भी हम पढ़ रहे हैं पाइथन, तो पाइथन में क्या होता है कि चूंकि ये स्ट्रिक्टली टाइप नहीं है, तो ये हमें अलाउ करती है कि हम किसी भी टाइप का डाटा किसी भी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, फिर ओवरराइड भी किसी भी टाइप का डाटा स्टोर कर सकते हैं। अब उसमें मसला मैंने आपको एग्जांपल दे के बताया है कि क्या आ सकता है। ये कोई एक एग्जांपल मैंने दी है, रियल वर्ल्ड में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो इसलिए जो मॉडर्न पाइथन है उसमें लोगों ने टाइप डिफाइन करना शुरू कर दिए। ऑल गुड। हम भी फ्यूचर में टाइप्ड वाला पाइथन पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए हम जस्ट ये सीख रहे हैं। अच्छा, अब हम दोबारा आते हैं। हमने दो टाइप का डाटा स्टोर किया था, और एक टाइप को हमने स्ट्रिंग टाइप बोला था, दूसरे को बोला था टेक्स्ट डाटा। अच्छा, टेक्स्ट इक्वल टू मे बी हम बोलते हैं विद, लेकिन इस दफा मैं डबल कोटेशन के बजाय क्या करता हूं, सिंगल कोटेशन लगा देता हूं। अच्छा, ये भी डिफाइन करने का तरीका ठीक है। आप लोग अब क्वेश्चन ये कर सकते हैं कि अगर सिंगल कोटेशन से भी स्ट्रिंग बन सकती थी, सिंगल कोटेशन से भी डाटा स्टोर हो सकता था, तो डबल कोटेशन क्यों लैंग्वेज ने दिया है? और अगर डबल कोटेशन से हो सकता था तो फिर सिंगल कोटेशन का डाटा सेव करने के लिए क्यों ऑप्शन दिया गया लैंग्वेज में? उसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। वो इसलिए कि अगर एक कोई समटाइम हम कोटेशन लिख रहे होते हैं, लाइक हमने एक डाटा बनाना शुरू किया, मे बी उसको मैंने बोला कि ये कोई कोड है जो मैं लिखना चाहता हूं, और वो कोड ये है, मे बी नवीद सेज आगे समथिंग मैंने इधर लिख दिया, ऐसे कहना चाह रहे हैं समथिंग अबाउट, ठीक है, ये मैंने लिखा। अब कोटेशन के अंदर या कोई नाम के अंदर जब हमें दो नाम को इकट्ठा शो करना होता है, या मिसिस कहना या मिस्टर कहना या ऐसी चीजें, तो उसके अंदर आपको पता है कोई कोटेशन लिखनी है, तो उसके अंदर हम समटाइम डबल कोटेशन लगाना पड़ती है टेक्स्ट के अंदर ही, और समटाइम हमें सिंगल कोटेशन लगाना पड़ती है। अब अगर सिंगल कोटेशन ही सिर्फ लैंग्वेज अलाउ करती, तो उससे क्या होता कि सिंगल कोटेशन यहां से शुरू हुई और यहां पे खत्म हो गई। अब उसकी नजर में सिर्फ यही एक टेक्स्ट इस वेरिएबल में स्टोर हो रहा है, जो हमने बाद में ये सारा कुछ लिखा है वो उसको समझ नहीं पा रहा। अच्छा, अब लैंग्वेज इसमें क्या कहती है? वो कहती है कि अगर आपका कोई ऐसा टेक्स्ट है जिसके सेंटर में आपने सिंगल कोट यूज करनी है, तो आप उसकी बाहर वाली जो बाउंड्री है वो किस में रखोगे? डबल कोट्स में। अब इसके अंदर सिंगल कोट आ सकता है। अब ये यानी कि ये सिंगल कोट्स को भी एज अ स्ट्रिंग लेगा। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा सिनेरियो है, मे बी कोड 2, जिसके सेंटर में आपने उसको लगाना था नवीद से इसके बाद समथिंग के अगेंस्ट डबल कोटेशन। अब अगर सिर्फ एक ही डबल कोटेशन होती तो फिर हम ऐसा नहीं कर सकते थे कि हमें अपने टेक्स्ट में डबल कोटेशन यूज करनी पड़ती, तो हम नहीं लिख सकते थे। इस केस में उन्होंने क्या किया कि बाहर आप क्या यूज कर लो,
सिंगल कोटेशन यूज कर लो। यानी कि अगर आपने टेक्स्ट के अंदर डबल कोटेशन यूज करनी है तो बाहर क्या यूज करो, सिंगल कोटेशन। अगर टेक्स्ट में सिंगल कोटेशन यूज करनी है तो बाहर। अच्छा, अगर कोई टेक्स्ट में सिंगल कोटेशन कुछ भी यूज नहीं करनी, जैसे हमने ये टेक्स्ट डेटा रखा है, फिर ये दोनों सेम ही है, चाहे आप डबल यूज कर लो चाहे आप सिंगल यूज कर लो, कोई भी फर्क नहीं है। इतनी बात समझ आ गई? कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, कोई टेंशन? अच्छा, 3 कोटेशन पे आते हैं। अब दो कोटेशन समझ आ गई सबको। अब तीसरी कोटेशन पे चलते हैं। तीसरी कोटेशन का क्या मतलब है? अच्छा, तीसरी कोटेशन का क्या मतलब है कि हमने कोई डाटा सेव करना है, टेक्स्ट डाटा मैंने कोई सेव करना है, लेकिन वो टेक्स्ट डाटा जो है मैंने एक लाइन शुरू की, लाइन 1, अगला मैं टेक्स्ट डाटा शो करना लिखना चाह रहा हूँ लाइन 2 में, उससे अगला डाटा लिखना चाह रहा हूँ लाइन 3 में, उससे अगला डाटा लिखना चाह रहा हूँ लाइन 4 में। तो सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन ये मल्टी लाइन को सपोर्ट नहीं करते। यानी कि आपको स्ट्रिंग डिफाइन करनी है, आपको टेक्स्ट डिफाइन करना है, बट यू हैव टू डिफाइन इन दी सेम लाइन, यू हैव टू डिफाइन इन दी सेम लाइन। अगर आप मल्टीपल लाइन में, जिस तरह पैराग्राफ हम मल्टीपल लाइन में डिफाइन करते हैं, ऐसा डिफाइन करना चाहते हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रिपल कोटेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसे अब एरर खत्म हो गया। मेरी बात समझ आ गई आपको? सिंगल कोटेशन यूज करनी है इस केस में, अगर सेंटर में डबल यूज करनी है, डबल यूज करनी है ताकि सेंटर में सिंगल कर सकें। और ट्रिपल क्यों यूज करनी है? ट्रिपल क्यों यूज करनी है? मल्टीपल लाइन में इस्तेमाल कर सके। सही है। अच्छा, अब रह गई एफ स्ट्रिंग। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब यह है कि देखो इस स्ट्रिंग में ये कोई कोड है, सही है, जिसमें हमें सेंटर में सिंगल यूज करनी थी, अभी कोई कोड है जिसके सेंटर में डबल करनी थी। अब ये कोई वेरिएबल है मेरे पास में भी नम का, उसमें पड़ा है 10। मैं चाहता हूं कि इस स्ट्रिंग की लाइन नंबर 3 के बाद 10 प्रिंट हो जाए। तो अगर मैं इस नंबर को यहां पे लिखूंगा ना, वेरिएबल को यहां पे, तो क्या होगा कि ये भी स्ट्रिंग ही कंसीडर होगा। क्यों भला? क्यों स्ट्रिंग कंसीडर होगा? क्योंकि जो कुछ भी इसके अंदर आएगा वो क्या है, वो तो क्या है, स्ट्रिंग है। लेकिन एफ स्ट्रिंग मुझे ये ऑप्शन देती है कि जिसके अंदर मैं क्या कर सकता हूं, एक स्ट्रिंग के अंदर पाइथन का कोई दूसरा वेरिएबल प्रिंट कर सकता हूं। मतलब वो स्ट्रीम बनाती है कि आप इसके अंदर कोई भी दूसरा पाइथन का वेरिएबल सेव करें। अभी के लिए मैं उधर नहीं जा रहा, वो हम थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लें, फिर हम सीखेंगे उस सिंटैक्स को। अभी इस पे ग्रिप करें, सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन और ट्रिपल कोटेशन, फिर एफ स्ट्रीम आएगी। तो ये तीनों चारों चीजों का मतलब क्या है? चारों चीजों का मतलब क्या है? स्ट्रिंग डिफाइन करना, मतलब टेक्स्ट डाटा रैम में सेव करने के अंदाज को हम स्ट्रिंग बोलते हैं। और स्ट्रिंग को डिफाइन करने के लिए इक्वल टू के साइन के बाद ये 4 ऑप्शन है मेरे पास जो मैंने आपको बताए, एफ स्ट्रिंग, सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन और मल्टीपल कोटेशन, सॉरी ट्रिपल कोटेशन, मल्टी लाइन के लिए। अच्छा, अब दूसरी टाइप का जो डाटा हम सेव कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड बुलियन डाटा, दैट इज कॉल्ड बुलियन डाटा। अच्छा, बुलियन डाटा के लिए आपको कोई सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन का इस्तेमाल नहीं करना। आपको बुलियन डाटा 1 और बुलियन डाटा 2, आपको सिर्फ फॉल्स लिखना है और ट्रू लिखना है। ये फॉल्स और ट्रू कैसे लिखा जाता है? इसका एफ बड़ा रहता है और टी का टी बड़ा रहता है। तो अगर आपने कोई भी चीज डिफाइन करनी है,
अगर आप छोटा एफ लिखोगे तो वो आपको एरर देगा, आप उसका बड़ा एफ लिख दोगे वो एरर खत्म हो जाएगा। तो अगर FALSE सेम लेटर के अंदर आप कुछ भी लिखोगे तो ये टाइप का डाटा आपका क्या कंसीडर होगा? बुलियन टाइप डाटा। क्या कंसीडर होगा? बुलियन टाइप डाटा। और इसकी दो ही वैल्यू हो सकती है। जैसे स्ट्रिंग की वैल्यू तो बहुत हो सकती है ना, आप कोई पैराग्राफ लिख सकते हो, कोई ऐसे लिख सकते हो, कुछ भी। लेकिन जो डाटा हमारे पास है बुलियन, उसकी दो ही टाइप हो सकती है। कौन कौन सी? ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स। अच्छा, अब उससे अगली टाइप का डाटा आएगा, that will be called number data num1 equal to 10। इसको हम क्या टाइप का डाटा बोलेंगे? न्यूमेरिकल डाटा। अच्छा, लिखने का अंदाज सेम ही है, बस स्ट्रिंग में आपने कोटेशन डालनी है, बुलियन में कुछ भी नहीं डालना, जस्ट फॉल्स ट्रू डालना है, और नंबर पे भी कुछ नहीं डालना, कोई कैरेक्टर नहीं डालना, बस नंबर लिख देने। अच्छा, अब इसी तरह नंबर की तरह आप फ्लोट टाइप का डाटा भी स्टोर कर सकते हो, और उसके अंदर 20 पॉइंट में भी 20 पॉइंट के बाद वैल्यू आ रही है, तो इसको हम जितनी मर्जी करा सकते हैं लंबी वैल्यू, तो जितनी मर्जी फ्लोटिंग वैल्यू करा सकते हैं। ऑल गुड। तो न्यूमेरिकल डाटा भी देख लिया हमने, बुलियन डाटा भी देख लिया, और स्ट्रिंग डाटा भी देख लिया जो कॉमनली यूज होता है। इतनी बात समझ आ गई सबको कि किस किस तरह? अच्छा, अभी हम इस पे सम पे आते हैं। तो जो भी एक्चुअल सम आपका बन रहा है, लाइक 10 20 के बाद जो अगर 2.0 आ जाए 30.20 आ जाएगा फ्लोट के केस में। अगर आपके ज्यादा नंबर बन रहे हैं, वो तो कितने नंबर आएंगे डिपेंड करता है डिवीजन में, क्योंकि उसमें कुछ भी वैल्यू आ सकती है ना, पॉइंट के बाद कितनी लंबी, तो वो जो एक्चुअल डाटा बनेगा वो आपके पास आ जाएगा। इसको हम लिमिटाइज कर सकते हैं कि आप डॉट के बाद 1 नंबर देखना चाह रहे हो, 2 देखना चाह रहे हो, या देखना ही नहीं चाह रहे, उसको हम राउंडिंग बोलते हैं। वो अभी हम सीखेंगे राउंड कैसे करते हैं पाइथन में। तो अभी वो आएगा। एक और हमने अभी सिर्फ हम एक टूल पढ़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। हम स्लोली जाएंगे। वेरिएबल भी अच्छी ग्रिप बन गई ना, और ये डाटा टाइप की समझ आ गई। और आज हमने एक और टॉपिक पढ़ना है, ऑपरेटर्स। ये 2-3 चीजें समझ आ गई। अगले टूल हमने बड़ी क्विकली कर लेने हैं, क्योंकि वो सारे इन्हीं पे बेस कर रहे हैं। यानी कि एक टूल जब हम पढ़ लेंगे, अगला टूल सीखने के लिए हम क्या करेंगे? पिछले टूल का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आपको 1 by 1 वेरिएबल आ गया, तो जब हम ऑपरेटर पढ़ेंगे तो उनमें हम वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे। जब हमें ऑपरेटर आ गया तो हम फिर तीसरे टूल पे चले जाएंगे। जब हम तीसरा टूल पढ़ेंगे लैंग्वेज का, तो पिछले दोनों टूल्स उसमें इस्तेमाल करेंगे। फिर चौथे टूल पे चले जाएंगे, चौथा टूल पढ़ेंगे तो पिछले तीनों टूल उसमें इस्तेमाल करेंगे। तो एक्चुअली ये टूल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक की अच्छी कंसेप्ट क्लियर हो गया तो अगला टूल सीखना बहुत आसान हो जाता है, फिर उसकी समझ आएगी। तो अगर एक पे ग्रिप नहीं बन रही तो उससे अगला सीखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सही है? यहां तक किसी को कोई टेंशन या कोई प्रॉब्लम या कोई बात समझ ना आई हो? ऑल गुड। अच्छा, अब हमने ये कुछ टाइप्स हमने डिस्कस कर लिए। अब हम चलते हैं ऑपरेटर्स की तरफ। अच्छा, ऑपरेटर से पहले किसी भी लैंग्वेज में हम ऐसा कोड लिख सकते हैं जिसका एग्जीक्यूशन मतलब उसके चलने पे कोई इफेक्ट नहीं आता, उसको हम उस लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? कमेंट बोलते हैं। लाइक मैं लिख देता हूं ऑपरेटर्स। अब ये वाला ना कोई स्ट्रिंग है ना कोई कोड है, ये कुछ भी नहीं है। ये मैंने एक ऐसा टेक्स्ट लिखा है जिसका ये पाइथन की फाइल चलने में एग्जीक्यूशन कैसे चलती है, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4 एंड सो ऑन। लेकिन इसका चलने पे कोई भी असर नहीं होता। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कमेंट्स। कमेंट एक ऐसा, ये लिखते क्यों हैं? ये लिखते इसलिए हैं चूंकि देखो हमने थोड़ा सा कोड लिखा है। हमारी फाइलों में कोड होता है 1000, 2000, 3000। अब अपना ही लिखा हुआ कोड, अपनी ही लिखी हुई लॉजिक इंसान थोड़ी देर बाद भूल सकता है। ऐसे ही है ना, आपने एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, प्रोजेक्ट तो चलते हैं सालों। आपने एक फाइल लिखी साल पहले, आप 2 साल बाद उसमें गए तो आपको
उसका कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आ रहा कि वो क्या मैंने लिखा था, क्यों लिखा था, किस अंदाज में लिखा था, किस वजह से ये लिखा था। या तो एक तरीका है कि मैं सारा कोड दोबारा चला चला के देखूं, और दूसरा तरीका ये है कि मैं कमेंट पढ़ लूं। कमेंट एक ऐसा कोड है जिसका चलने पे तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, लेकिन वो मुझे हेल्प कर रहा है एज अ डेवलपर कि मैंने ये जो कोड लिखा है उसका मकसद क्या है, उसे लिखने का क्या फायदा है। अगर वो मैं लिख लूं तो उससे मुझे हेल्प मिलती है। तो मैंने ये जो लाइन लिखी है ऑपरेटर, ये कमेंट कैसे लिखना है, हमें हैश से शुरू करना है। अगर किसी लाइन को हम हैश से शुरू नहीं करते और डबल कोटेशन से शुरू करते हैं तो वो स्ट्रिंग बन जाएगी, ऐसे ही है। अच्छा, उसके सामने अगर हम हैश लगा देते हैं तो वो क्या बन जाएगा, कमेंट बन जाएगा। तो ऐसी लाइन कोई भी, ये कोड था जो आउटपुट शो कर रहा है, अगर मैं इसके सामने क्या लगा दूं यहाँ पे हैश, तो क्या होगा, प्रिंट नहीं होगा। ये कोड एक कमेंटेड कोड बन गया है, मतलब जिसका आउटपुट पे कुछ भी असरअंदाज नहीं होगा, आउटपुट पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। सही है। अच्छा, अब हमने ऑपरेटर्स देखने हैं। ऑपरेटर के अंदर सबसे पहले हम अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़ेंगे, जिसका मतलब क्या है, अच्छा जी, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन भी है। अच्छा, ये इस प्रिंट में इसने खुद से लिख दिया है, मैंने जैसे ऑपरेटर लिखा था, स्मार्ट हो गया है ना एडिटर अब, तो वो खुद से लिख देते हैं। अच्छा, हम बना लेते हैं यहाँ पे वेरिएबल, ये num1 num2 मैंने ऊपर बनाया हुआ है। अगर मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ डेट इज कॉल्ड रिजल्ट, और उसमें मैं बोलता हूँ num1 प्लस num2, तो उससे क्या होगा, ये एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है, प्लस ऑपरेटर, अरिथमेटिक प्लस ऑपरेटर। इससे क्या होता है, ये मैथमेटिकल वाला ये ऑपरेटर है, इससे क्या होगा, दोनों वैल्यू आपस में सम हो जाएंगी। तो अगर मैंने लिखा है यहाँ पे, थोड़ा सिंपल कर लेता हूँ, 10 और 20, तो आंसर क्या आना चाहिए, आंसर क्या आना चाहिए, 30। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 30। सही है। अच्छा, अब जिस तरह हमारे पास प्लस का ऑपरेटर है, इसी तरह अगर हम इसको कर देते हैं कमेंट और रिजल्ट को दोबारा बनाते हैं, और num1 में प्लस की जगह पे क्या लगा देते हैं, माइनस, तो अभी क्या रिजल्ट आएगा, -10, क्योंकि हमने 10 में से ये वर्किंग कैसे हुई है, जब हम किसी वेरिएबल को एक्सेस करते हैं तो एक्चुअली उसका नाम लिखते हैं तो उसकी वैल्यू आती है। तो num1 की जगह पे क्या आएगा 10, और num2 की जगह पे क्या आएगा 20। तो 10 - 20 कितना हो जाएगा, -10। बात समझ आ गई। अच्छा, जिस तरह ये -10 बन रहा है, अगर मैं इसी को भी कमेंट कर देता हूं और हम लिखते हैं रिजल्ट, अब क्या होगा, टू 200 आ जाएगा, क्योंकि मैंने दोनों वेरिएबल को आपस में, दोनों वेरिएबल का नाम लिख रहा हूं तो मतलब उसकी वैल्यू आएगी। तो num1 में क्या आ जाएगा और num2 में क्या आ जाएगा 20, वो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा। सही है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, रिजल्ट, अब क्या होगा, num2 में क्या वैल्यू है 20, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, तो 20 को 10 पे डिवाइड करें तो 2, तो आंसर रिजल्ट में क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। सही है। अच्छा, अब एक और काम हम करते हैं कि अगर आप जो 4 अरिथमेटिक के ऑपरेटर हमने पढ़े हैं उन्हीं को हम यूज कर लेते हैं, और
अब कौन बताएगा कि क्या रिजल्ट आएगा? सब लोग कैलकुलेट करेंगे। देखो, प्रोग्रामिंग सीखने का एक ही तरीका है कि आप कोड, लिखे हुए कोड को समझो, अंडरस्टैंड करो, वो कैसे चलेगा, क्या आउटपुट आएगा। अगर आप इसको इस सूडो कोड को रन नहीं करोगे या इसको एग्जीक्यूट करने का तरीका आपको नहीं आएगा, आपको बात समझ में नहीं आएगी। अच्छा, पहले तो num2 की जगह पे 20 है, num1 की जगह पे 10 है, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 10 सॉरी 20 10 यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 20 और 10। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे डीमैच रूल अप्लाई होता है, वो क्या कहता है? पहले डिवीजन होगी, तो इन दोनों की डिवीजन हो जाएगी, क्या आ जाएगा आंसर? 2 आ जाएगा। अच्छा, फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का लेवल सेम होता है, लेकिन जो पहले आता है वो पहले चलता है। तो चूंकि मल्टीप्लिकेशन पहले आ रहा है तो वो क्या चलेगा? पहले चल जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? 200। अच्छा, अभी 10 और क्या आंसर आएगा? 2.5। तो फिर क्या होगा? पहले एडिशन होगी, तो पहले एडिशन होगी, क्या बन जाएगा आंसर? 202। और फिर माइनस होगा 2.5, 199.5। ऐसे एग्जीक्यूट करेंगे ना, तो ये फ्लो आपने अंडरस्टैंड करना है। अब देख लेते हैं चला के ये ऐसा चल भी रहा है कि नहीं। यही था ना? वन 99.5। तो आपने इसको खुद से माइंड से कैलकुलेट करना है कि क्या कैसे चीजें चल रही हैं और किस तरह से। अच्छा, इसकी ब्यूटी क्या है कि जब भी हम कोई ऑपरेटर यूज करते हैं, ये एक एक्सप्रेशन बन जाती है, और एक्सप्रेशन का रिजल्ट हमेशा कैलकुलेट होता है। तो एक्सप्रेशन का रिजल्ट कैलकुलेट होके इधर लिखा आएगा 1.9 है। देखो, हमने देखा था कि इक्वल टू ऑपरेटर का मतलब है असाइनमेंट ऑपरेटर, कि उसके राइट साइड में जो कुछ भी आ रहा है उसको सेव कर दो रिजल्ट में, वेरिएबल के नाम में, उसके डिब्बे में सेव कर दो। लेकिन अगर उसके राइट साइड पे एक्सप्रेशन आएगी, मतलब कोई ऑपरेटर यूज होके आपने कोई एक्सप्रेशन बना दी है, पहले वो सॉल्व होगी फिर असाइन होगी। ऐसा नहीं होगा कि वो पहले असाइन हो जाए और फिर सॉल्व हो। तो पहले वो सॉल्व होगी, मैथ मैथ की तरह सॉल्व होगी। असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड पे अगर तो सिंगल वैल्यू आ रही है तो वो डायरेक्ट असाइन होगी। अगर सिंगल वैल्यू नहीं आ रही, एक एक्सप्रेशन आ रही है, तो एक्सप्रेशन हमेशा पहले क्या होती है? सॉल्व होती है। एक दफा सॉल्व हो जाएगी तो फिर क्या होगा? उसका जो आंसर आ रहा है वो वेरिएबल में क्या हो जाएगा? असाइन हो जाएगा। उसका जो आंसर आ रहा है वो वेरिएबल में असाइन हो जाएगा। बात समझ आ रही है आपको? कोई यहां तक कंफ्यूजन? अच्छा, अभी मैं क्या करता हूं, रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट
9.25 कैसे आया है? इसकी जगह पे 4 2 फिर 4 2 तो क्या हुआ? कितना आ गया? 2 और ये 8 देन ये 2 और ये सॉरी ये 10 एंड देन 8 बच गया। अब यहाँ पे क्या आ गया और यहाँ पे भी क्या आ गया? तो ये 10 8 पे डिवाइड हुआ 1.25 और इन दोनों को जमा किया तो 9.25। समझ आ रही है गेम? तो अच्छा ये जो मैंने आपको यहाँ पे ट्रिक दिखाई है, इसमें जो चीज सीखने वाली थी वो ये थी कि हमने यहाँ पे इसी रिजल्ट में जो वैल्यू पहले स्टोर थी उसी को यूज कर, इसका जो भी आंसर आया वो इसमें स्टोर हुआ, अब उसको यूज करके उसी की वैल्यू को अपडेट कर दिया। लाइक इस कंटेनर में कोई पहले से वैल्यू आई 8, ऐसे ही है, उस 8 को मैंने यूज किया और कोई नई चीज बना के वो इसके अंदर दोबारा सेव कर दी। ऐसा भी पॉसिबल है, सही है, कि हम एक ही वेरिएबल के अंदर दोनों चीजें भी सेव करा सकते हैं। ऑल गुड? अच्छा, अब एक और हमारे पास जो है ऑपरेटर है, दैट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑपरेटर। तो उसमें क्या होता है, लेट्स सपोज मेरे पास एक नम है 5, उसमें वैल्यू पड़ी है 9, एक नम है 6, उसमें वैल्यू पड़ी है 5। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, क्या मॉडुलस आएगा? अगर मैं क्या करता हूं, रिजल्ट इक्वल टू फोर आएगा। मॉडुलस कैसे काम करता है? अगर किसी एक नंबर को दूसरे नंबर पे डिवाइड करते हैं तो जो उसका रिमेनिंग बचता है उसको हम क्या बोलते हैं? मॉडुलस बोलते हैं। तो इसका जो रिमेनिंग बच रहा है वो क्या है? 4। मतलब कैसे कि 9 पे हम 5 को जब डिवाइड करेंगे तो 9 को जब 5 पे डिवाइड करते हैं तो 5 एक दफा 9 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, वो खत्म हो गया बीच में से। तो अब बाकी चूंकि वो दूसरी दफा डिवाइड नहीं हो सकता तो इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे? 4 इज द रिमाइंडर। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 10 तो अभी क्या रिमाइंडर होगा? 0, क्योंकि 5 10 पे पूरा पूरा 2 दफा डिवाइड हो रहा है तो कुछ भी रिमाइंडर नहीं बच रहा। और अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 11 फिर क्या होगा? 1 आ जाएगा। क्यों बोला? कि 11 पे 5 जो है वो 2 टाइम पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो 10 तो बीच में से निकल गए क्योंकि 2 टाइम पूरा पूरा डिवाइड हो गया। 1 पीछे बचा, उसको हमने मॉडुलस ऑपरेटर बोल दिया। तो इन सारे ऑपरेटर को हम बोल रहे हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर, जिसकी मदद से हम कैलकुलेशंस परफॉर्म कर पा रहे हैं, अर्थमेटिक कैलकुलेशंस परफॉर्म कर पा रहे हैं। सही है? तो जितने भी हमारे बिल्स बनते हैं, चीजें बनती हैं, सैलरीज कैलकुलेट होती हैं, या ऐसी कोई भी कैलकुलेशंस वाली ऐप, बिजनेस की ऐप जहाँ पे आपको चीजें कैलकुलेट होती नजर आ रही हो, तो वहां पे आप लोग थिंक कर सकते हो कि ये ऑपरेटर्स इस्तेमाल हुए। अच्छा, इनके बाद हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर के बाद हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। मल्टीपल तरह के ऑपरेटर होते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं अपनी एक्सप्रेशंस के अंदर। सही है? तो आज का जो हमारा टॉपिक था, हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को कवर किए। कल हम बाकी सारी टाइप के ऑपरेटर को खत्म कर लेंगे, लाइक रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर और
ओवरराइड ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, और भी बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, वो सारे हम कल बाकी के कवर कर लेंगे जो जो चीज़ें हों। सही है।